अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 अगर कंसिडर करें तो ये भी डिटर्मिनेंट का ही है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आपको आता है। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स इफ़। अब इसमें क्या है कि उसने क्या है कि ये वाला डिटर्मिनेंट है, इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या आपने कंसिडर करना है -30 के इक्वल। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम को आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके पास 6 वेज़ हैं इस केस में। अगर थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आप 3 रोज़ के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर 3 कॉलम्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने फर्स्ट रो को यूज़ किया तो पहला इसके एलिमेंट क्या है 3 है। उसके बाद वो वाला रो और कॉलम हमने डिलीट कर दिया, रिमेनिंग ये वाला मैट्रिक्स आ गया 3 4 1 0। इसका आपने डिटर्मिनेंट ले लिया। दूसरी एंट्री सेकंड प्लेस पे है और इसकी जो पोजीशन बन रही है वो 1 2 बन रही है। तो चूंकि इन दोनों का सम क्या है, ऑड है, तो आपने बाहर एक माइनस लगा दिया और उसके साथ ये वाली एंट्री लिख दी 1। अब ये इस कॉलम में है और इस रो में है, आपने इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या बनेगी -1 4 और x और 0, -1 4 x और 0। इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे प्लस इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या थी, x थी, उसको आपने लिख लिया और इसकी जिस रो में है जिस कॉलम में वो डिलीट कर दिया। तो -1 3 और x और 1 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा आपने इसको क्या कंसिडर करना है, -30 के इक्वल। अब इन तमाम छोटे डिटर्मिनेंट्स को आपने एक्सपेंड कर लेना है। किस तरीके से करना है, अगर a b c d हो तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, a d माइनस b c। आपने इस फार्मूले के थ्रू इसको एक्सपेंड कर लिया। जो भी आपके पास आंसर है आपने -30 के इक्वल कंसिडर किया। नेक्स्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के बाद आपने इसकी फैक्टराइजेशन की तो आपके पास इस तरीके से इसका आंसर आ गया। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई। यही आपका टारगेट था कि आपने x की वैल्यूज़ को कंसिडर कर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे आपने इसको खुद ट्राई करना है। इसमें फ़र्क ये है कि डिटर्मिनेंट की जो भी आंसर आएगा उसको आपने 0 के इक्वल लिया हुआ है। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट है, ये भी ऐसा ही है, आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 0 है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। इसके बाद इसके अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, अवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। आपके पास ये वाला पूरा प्रॉपर डिटर्मिनेंट मौजूद है, आपने इसको अवेलुएट करना है। अब इसमें ये इशू है कि अगर आप इसको अवेलुएट करेंगे तो आपके पास किसी एक रो या कॉलम को यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे 3 को ही यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये ऑर्डर 3 वाले कितने मैट्रिक्स आ जाएंगे, जितनी आपके पास ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो में आपके पास 4 एंट्रीज़ हैं, 1 2 3 और 4। तो हर किसी के साथ आपके पास ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स अटैच होता जाएगा। तो अगेन आप उसका डिटर्मिनेंट जो भी आपने मेथड पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, जो एक लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो इसका क्या है, शॉर्ट पे ये है कि आपने इस पे रो ऑपरेशंस या फिर कॉलम ऑपरेशंस यूज़ करने हैं। रो या फिर कॉलम ऑपरेशंस यूज़ करने हैं, रो या फिर कॉलम ऑपरेशंस। अब रो या फिर कॉलम ऑपरेशंस हैं क्या, रो ऑपरेशंस में जहाँ जहाँ वर्ड रो का आएगा, कॉलम ऑपरेशंस में वो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ रो का वर्ड यूज़ होगा वहाँ वहाँ कॉलम आ जाएगा। सबसे पहले ये है कि आप किसी भी 2 रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेकंड इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी रो को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाली क्या है कि किसी भी रो को अगर आपने मल्टीप्लाई किया है किसी भी नंबर के साथ तो आप उसको किसी भी दूसरी रो के साथ ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आपने करना क्या है कि आपने किसी एक एंट्री को आपने 1 बना लेना है। ये आपके पास फर्स्ट एंट्रीज मौजूद हैं, आपने इनमें से क्या करना है, 1 बनाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे एक 1 ऑलरेडी मौजूद है। अब आप देखें तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें तो 3 - 2 के आंसर आता है 1। इट मीन्स आपने R1 में चेंज लेना है, R1 - R2 करके। तो R1 - R2 जब आप करेंगे तो ये 3 - 2 आंसर क्या आ गया, 1। इसी तरीके से 4 - 5 आंसर -1, 2 - 0 तो आंसर +2, 7 - 3 आंसर +4। तो इस तरीके से एक और रो की जो एंट्री है वो 1 1 बन गई है। ठीक है, इस रो की ऑलरेडी एंट्री 1 स्टार्टिंग में मौजूद है तो इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। इसके बाद हम मज़ीद भी जो लीडिंग एंट्रीज़ हैं उनको क्या करेंगे, 1 बनाने की कोशिश करेंगे या फिर 0 बनाने की कोशिश करेंगे।
अब अगर आप देखें तो ये वाली रो 1 होगी, ये वाली रो 1 होगी। अगर आपके पास किसी भी कॉलम या रो में सिंगल एंट्री भी 1 मौजूद है तो आप रिमेनिंग तमाम एंट्रीज़ को ज़ीरो इजीली बना सकते हैं। जैसे ये वाली एंट्री 2 है, इसको आप ज़ीरो कैसे बना सकते हैं? अगर आप इस रो को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें और इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि R2 - 2R1, मतलब R2 में क्या है, 2 है, तो R1 में क्या है, 1 है। तो आपने इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद दोनों को ऐड करवाया तो ये एंट्री ज़ीरो हो गई। इसी तरीके से आपने थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो में +1 मौजूद है, सिंपली दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास एंट्री क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। थर्ड वाले में +4 मौजूद है, 1 को अगर आप -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब इसका आपको फ़ायदा क्या हुआ कि ये वाली जो अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं बाय एक्सपेंड करते हैं इस डिटर्मिनेंट को बाय यूजिंग C1 कॉलम 1 के थ्रू, तो आपकी जस्ट ये एक वाली एक एंट्री आएगी, बाकी ये वाला एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसकी सेकंड एंट्री देखेंगे तो वो क्या है, +0 है। ज़ीरो के साथ जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट को भी ज़ीरो कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट वाली एंट्री भी ज़ीरो है और फिर उसके बाद अगेन एंट्री क्या है, ज़ीरो है। तो जस्ट एक एंट्री आपके पास नॉन ज़ीरो बचती है, तो ये आपके क्वेश्चन को इजी कर देता है। तो हमने एक्सपेंड किया बाय यूजिंग C1, तो आपके पास जस्ट ये वाला एक डिटर्मिनेंट आ गया। इसको एक्सपेंड करना भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, सेम उसी पैटर्न पे आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है, तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, बजाय इसके कि आप इसको ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करें। पार्ट 2 भी इसका ऐसा ही है, लेकिन पार्ट 2 में अगर आप देखें तो ये वाला पूरा जो है कॉलम, उसकी एक एंट्री नॉन ज़ीरो है, बाकी तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे हमारी ये कोशिश होगी कि जिस कॉलम या रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एंट्रीज ज़ीरो होंगी हम उसको यूज़ करते हुए उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें भी हमारे पास 1 वाली फॉर्म नहीं है या फिर 0 वाली नहीं है, तो जिस रो या कॉलम को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सबसे इजी हो, मतलब एक नॉन ज़ीरो एंट्री हो, बाकी तमाम ज़ीरो एंट्रीज़ हों। तो अगर आप देखें तो इसका C3 एक ऐसा कॉलम है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ज़ीरो, इन दोनों को ऐड करें तो ज़ीरो, और फर्स्ट और लास्ट वाली को माइनस कर दें तब भी ज़ीरो। तो जिस रो या कॉलम को ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करना सबसे ईजी हो, आपने उसको यूज़ कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है शो दैट। अब आपने क्या शो करना है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप राइट हैंड साइड को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें और सोचें कि आप इस डिटर्मिनेंट पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें कि राइट हैंड साइड वाली कोई टर्म आपकी बन जाए। तो इसमें अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे x+3 मौजूद है, दूसरा x-1 का क्यूब मौजूद है। तो x+3 कैसे आ सकता है, हर रो में आपके पास एक x मौजूद है, हर कॉलम में भी ऐसे ही है, और बाकी तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, 1 1 है। इट मीन्स अगर आप तमाम कॉलम की एंट्रीज़ को ऐड कर देते हैं, इन तमाम को ऐड करते हैं तो आपके पास x+3 आ जाएगा। नेक्स्ट तमाम को आप ऐड करते हैं, कॉलम ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, ऐड C2। इन तमाम कॉलम की एंट्रीज़ को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास ये पूरे का पूरा कॉलम क्या बन जाएगा, x+3 वाला उसमें मौजूद है। तो तमाम में से आप ये कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 1 1। जब 1 1 आ गया तो अगेन वही पैटर्न हम ऑब्जर्व करेंगे जो भी हमने किया है, एक एंट्री नॉन ज़ीरो, बाकी तमाम एंट्री ज़ीरो, फिर जो नॉन ज़ीरो एंट्री है उसके थ्रू आप इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, एक तो ये है कि आप ट्रेडिशनल वे के थ्रू एक्सपेंड कर लें, और दूसरा मेथड ये है कि आप इसमें क्या करें, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें भी x-1 रिमेनिंग एंट्री ज़ीरो हैं, तो इट मीन ज़ीरो को आप x-1 के साथ मल्टीप्लाई तो करवा ही सकते हैं, तो x-1 आपका यहाँ से कॉमन आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो इस रो में सेकंड वाली रो में भी आपके पास एक x-1 रिमेनिंग तमाम एंट्री ज़ीरो है, तो एक x-1 यहाँ से कॉमन आ गया। फर्स्ट रो में भी इसी तरीके से, तो टोटल पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। रिमेनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, अगर आप चाहें तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें, वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको 1 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड A × A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। अब आपने क्या करना है कि आपके पास एक मैट्रिक्स मौजूद है, उसका आपने लेना है ट्रांसपोज लेने का सबसे आसान तरीका है, ये जो रो है 3 2 -1, इसको आपने कॉलम में लिख लेना है। 2 1 3 रो है, इसको आपने 2 1 3 कॉलम की फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स ए मौजूद है इसको आपने उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। इसके बाद आपने देखना है क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं, तो पॉसिबल है या नहीं,
उसके लिए आपके पास इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं कितने हैं 3 हैं, और इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 3, दोनों का सेम होना ज़रूरी है। अगर तो ये सेम हो जाएंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं होगी। मल्टीप्लाई करने का वही मेथड है जो आपने ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, उसी को फॉलो करते हुए आपने 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन 2 को 2 के साथ किया, -1 को -1 के साथ किया, और इन तमाम एंट्रीज़ के दरमियान प्लस लगा दिया। इसके बाद आपने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, जो कि अभी आपने मेथड पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि पहले आपने ए ट्रांसपोज को आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद उसका मॉड ले लेना है। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से ट्रांसपोज वाला ही है, ये आप खुद इसको देखेंगे, कोई आपको मसला हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा। 10 वाले को भी आप रहने दें। इसके बाद 11 वाला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर। मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। नॉन सिंगुलर के लिए जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, नॉन ज़ीरो होता है। तो आपके पास मैट्रिक्स ए मौजूद है, आपने इसको क्या कंसिडर करना है कि ये सिंगुलर है। सिंगुलर आपके पास गिवन है, अगर ये सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आपने कंसिडर करना है, ज़ीरो के इक्वल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की टर्म्स में ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी इजीली। नेक्स्ट वाला भी आपने सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाली ही डेफिनेशन को यूज़ करते हुए जो है वो इसको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच ऑफ देम आर नॉन सिंगुलर। अगेन जो भी आप प्रीवियस प्रैक्टिस करते आए हैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और डिटर्मिनेंट अगर तो एग्जैक्टली ज़ीरो के इक्वल आंसर दे देता है तो इट मीन्स मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। अगर तो ज़ीरो के इक्वल आंसर नहीं आता तो मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है। ठीक हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट जैसे आप कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कर लेना है। आपने आंसर क्या आया 24 डेफिनेटली ज़ीरो नहीं होता, तो मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, मैट्रिक्स आपका हो गया नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी ऐसे ही हैं। डिटर्मिनेंट की जो जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं उसी को आपने फॉलो करना है। इसका लास्ट क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं, वो है आपके पास फाइंड इनवर्स एंड शो दैट ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू I3। I3 स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब 3x3 ऑर्डर का आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल इसको प्रूफ करना है, किसको, ए इनवर्स और ए को। ए आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे आपने इसका ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप खुद सोचिएगा, अगर तो आपसे हो जाए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर कोई इशू आता है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड डिटेल से गाइड कर दूँगी।